श्री रामनगर नाम के गांव में मीना अपने पति विकास और बेटा मनीष के साथ रहती थी। मीना बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती थी। मीना का पति विकास वहीं पर गांव में एक छोटी सी कंपनी में काम करता था। उनका सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक विकास को हार्ट का दौरा पड़ता है और उसी में उसका देहांत हो जाता है। विकास के जाने के बाद मीना और मनीष दोनों बहुत ही अकेले हो जाते हैं। एक दिन मीना की जेठानी रागिनी और जेठी सोहम जो शहर में रहते थे, वो मीना और मनीष से मिलने उनके गांव आते हैं। रागिनी बहुत ही लालची किस्म की औरत थी। उसने सोचा, अगर मैं मीना को शहर जाकर चुपके से उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम करवा लूं और तो और उसे सारे काम करवाऊं ताकि मुझे भी आराम मिल जाए और बिना पैसों की नौकरानी भी मिल जाए। जैसे ही रागिनी घर में आती है, उन्हें देख मीना जोर जोर से रोने लगती है। तो रागिनी मन ही मन, मुझे तो अभी इससे प्यार से ही बात करनी होगी ताकि ये हमारी बातों पर विश्वास करे और हमारे साथ आने के लिए तैयार हो जाए। प्यार से रागिनी मीना से, रो मत मीना, जो होना था वो तो हो गया। अब रोती रहोगी तो मनीष का ध्यान कौन रखेगा? तुम्हें ही तो सब कुछ संभालना है। धीरज से काम करो। दीदी, कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से ये चले जाएंगे। अब मनीष और मैं कैसे जीऊं? हमारा तो कोई पैसे कमाने का जरिया भी नहीं है। और आप तो जानती हो, मैं अनाथ थी, लेकिन फिर भी विकास ने मुझसे शादी की थी। अब मैं क्या करूं दीदी? तुम रो मत मीना, हम जरूर कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। और जब तक रास्ता नहीं मिलता तब तक हम दोनों हैं ना, हम कोई पराये तो नहीं। हाँ दीदी, आप ही का तो सहारा है। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। रागिनी और सोहम कुछ दिन मीना और मनीष के साथ ही रहते हैं। रागिनी और मनीष का उन्हें बड़ा सहारा मिला। अब जाने से पहले सोहम, अरे भाभी जी, आप मनीष को अपने साथ लेकर हमारे साथ क्यों नहीं चलती? और आप तो जानती है, शहर में स्कूल भी अच्छे होते हैं। मनीष की आगे की पढ़ाई भी वहाँ अच्छी हो जाएगी। सोहम की बात मानकर मनीष और मीना शहर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। वहां जाने के बाद रागिनी उसके बेटे सुभाष से, सुभाष बेटा, ये तुम्हारा चचेरा भाई मनीष है, जो आज के बाद तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में ही रहेगा। सुभाष बहुत ही स्वार्थी, घमंडी और गुस्से वाला लड़का था, जिसे मनीष अपने साथ रहे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो वो अपनी माँ से, अरे माँ, आपको तो पता है ना, मुझे मेरा कमरा शेयर करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप मनीष की व्यवस्था कहीं और करवा दो। मैं अपने साथ उस गवार को नहीं रख सकता। सुभाष की बदतमीजी से बात करने के कारण मनीष और मीना को बहुत बुरा लगता है। तभी मनीष अपनी चाची रागिनी से, चाची जी, मैं माँ के साथ रह लूंगा। जहाँ पर भी माँ रहेगी, मैं उसी कमरे में रहूंगा। देखो बेटा, यहाँ तो सिर्फ 3 ही कमरे हैं। एक में हम रहते हैं और एक कमरे में तुम्हारा भाई सुभाष रहता है और एक तो स्टोर रूम है। अभी आप लोगों को कुछ दिनों के लिए स्टोर रूम में ही रहना होगा और फिर हम कुछ व्यवस्था कर ही लेंगे। रागिनी बोल ही रही थी कि तभी मीना, कोई बात नहीं दीदी, हम दोनों वहीं पर रह लेंगे। दूसरे ही दिन से मीना ने घर की पूरी भागदौड़ संभाल ली थी। वो घर के सारे काम करने लगी और मनीष भी उसे काम में मदद करता था। यही कुछ 2-3 महीने बीत जाने के बाद भी मनीष का कॉलेज में एडमिशन नहीं करवाया गया। तो एक दिन मनीष अपने चाचा जी से, चाचा जी, हमें यहाँ आकर 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन मेरा एडमिशन अभी तक नहीं हुआ। वो कब तक हो जाएगा चाचा जी? अरे तुम चिंता क्यों करते हो? थोड़ा रुको, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है जहाँ मेरी जान पहचान है। मैं तुम्हारा वहीं पर एडमिशन करवा दूंगा। अब मनीष के चाचा जी मनीष को कुछ काम से बाहर गांव भेजते हैं और मीना से मनीष के कॉलेज में एडमिशन करवाना है, ये कहकर उसकी सारी प्रॉपर्टी पर साइन ले लेते हैं। तब तक सब कुछ ठीक था। जैसे ही मीना ने प्रॉपर्टी के कागज पर साइन करवाया, उसके दूसरे ही दिन रागिनी का मीना के साथ बहुत बुरा बर्ताव शुरू हुआ। साथ ही उससे कोई भी अच्छे से बात नहीं करता था और सुभाष तो पहले ही गुस्से में रहता था। वो तो कभी भी मीना से बात नहीं करता था या मनीष से बात नहीं करता था। जैसे ही मनीष घर आता है तो मीना उससे, मनीष, तुम्हारे चाचा जी ने तुम्हारा अच्छा कॉलेज में एडमिशन करवाया है। तुम जब गाँव गए थे तभी उन्होंने कुछ पेपर्स पर मेरे साइन लिए। अब चाचा जी घर आएंगे तो उनसे बात कर लेना। ठीक है माँ। अब शाम के समय जैसे ही चाचा जी घर आते हैं, मनीष उनसे उस बारे में पूछता है
तो वो हंसने लगते हैं और उसी दिन वो मनीष और मीना को घर से बाहर निकाल देते हैं। जैसे ही मनीष और मीना घर से बाहर निकलते हैं तो रागिनी मीना से, मीना, तुम एक बहुत ही अनपढ़ और गंवार औरत हो जिसे इतना भी पता नहीं चला कि वो सब कुछ हमारे नाम पर कर रही है। जो भी उसकी प्रॉपर्टी थी वो सब कुछ सुभाष की हो चुकी है। और एक बात, आज के बाद हमारा और तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, तो यहाँ से निकल जाओ। ये सारी बातें सुनकर मनीष का दिमाग पूरी तरह से घूम जाता है। मनीष और मीना को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रागिनी क्या बात कर रही है, कि तभी मीना को ध्यान में आ जाता है कि उसने जिस पेपर पर साइन किए थे वो कोई और नहीं बल्कि वो प्रॉपर्टी के पेपर ही थे। ये सुनते ही मनीष दौड़कर अपनी चाची की ओर जाने लगता है, तो मीना उसे रोक लेती है और वो रोते हुए वहाँ से चले जाते हैं। मनीष अपनी माँ से, अरे माँ, अब हम क्या करेंगे? अब तो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं बचे कि हम अपने गांव वापस जा पाए। और तो और वहाँ जाने के बाद अब हमारे पास रहने के लिए घर भी नहीं है माँ। कोई बात नहीं मनीष, अब हम यही रहेंगे और रागिनी को सबक सिखाएंगे। तुम्हारे पिताजी हमेशा कहते थे, हमारे पास पैसा हो या ना हो, लेकिन हम मेहनत करें तो हर रास्ता खुल जाता है। अब हम भी ऐसे ही करेंगे, हम मेहनत करेंगे और तुम्हारी चाची रागिनी को सबक सिखाएंगे। लेकिन माँ, हम रहेंगे कहाँ? क्या करेंगे? क्या तुम्हें याद है मनीष, जब हम यहाँ पहुँचे थे तो रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे लोग थे जिनके भी घर नहीं थे। तो कुछ दिन हम भी वहीं पर रह लेंगे, लेकिन हम कभी हार नहीं मानेंगे। हम भिखारी नहीं हैं, समझे? दोनों वहीं पर रहकर काम ढूंढना शुरू करते हैं। दिन भर यहाँ वहाँ ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें कहीं पर भी काम नहीं मिलता। 2-4 दिन उन्हें भूखे पेट ही रहना पड़ता है। अब बहुत ढूंढने के बाद मनीष को एक चाय के ठेले पर काम मिल जाता है। दूसरी ओर मीना को भी वहीं पर पास में एक औरत के घर में बर्तन मांजने का काम मिल जाता है। जो औरत कम पैसों में काम वाली ढूंढ रही थी, क्योंकि वो भी एक जरूरतमंद ही थी। इसी कारण मीना को भी वहाँ पर काम मिल जाता है। वो कई सारी कठिनाइयों का सामना करते हैं। 2 महीने बीत जाने के बाद मनीष अपनी माँ से, माँ, अब हम दोनों को भी छोटा सा काम मिल चुका है। कम से कम आज से हम भूखे तो नहीं रहेंगे। माँ, हमें हमारे रहने की कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। मनीष झोपड़पट्टी में अपने लिए खोली भाड़े पर लेता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब गर्मी का मौसम आता है। मीना सभी लोगों से बड़े अच्छे से और प्यार से बातें करती थी। वो झोपड़पट्टी में रहती थी, लेकिन फिर भी उसने अपने आसपास के लोगों को बहुत सुधार दिया था और लोग भी उसकी बातें मानने लगे थे। साथ ही साथ मीना का काम देख मीना को 5 और घर में काम मिल चुका था। एक दिन मनीष घर आते वक्त कच्चे आम लेकर आता है और अपनी माँ से, माँ, आज बाजार में कच्चे आम मिले तो लेकर आया हूँ। कब से अचार ही नहीं खाया, तो आज अचार ही बनाना। मैं रोटी के साथ आज अचार ही खाऊंगा। अब मीना अपने बेटे मनीष के लिए अचार बनाती है और पास में ही उसकी दोस्त सुमन रहती थी, जिसे वो थोड़ा सा अचार खाने के लिए देती है। सुमन होलसेल में हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर ये सब खरीद कर बेचा करती थी। जैसे ही सुमन ने वो अचार खाया तो सुमन मीना से, दीदी, आपने क्या अचार बनाया है, दिल खुश हो गया। क्या आप और बना सकती है? मैं इसे भी अपने बाकी के प्रोडक्ट के साथ बेचा करूंगी। क्या सच में सुमन, तुम मेरे अचार को बेचोगी? हाँ दीदी। अब मीना कुछ अचार बनाना शुरू करती है और सुमन कुछ कमीशन लेकर उसे बेचने लगी। मीना कुछ अचार वो जहाँ पर काम करती थी वहाँ पर भी लेकर गई और अपनी मालकिन से, मैडम, मैंने ये अचार बेचने के लिए बनाया है, अगर आप इसे चख कर देखें तो। हाँ हाँ जरूर मीना, क्यों नहीं, लेकिन तुम तो जानती हो कि मैं नहीं खा सकती, लेकिन बच्चे जरूर चख कर देखेंगे। दूसरे और एक घर में जाकर मीना अचार दिखाती है तो उसे बिल्कुल इनकार कर दिया जाता है। अब मीना अपने काम खत्म होने के बाद धीरे धीरे लोगों के घर जाकर सुमन के साथ अचार बेचने लगी। साथ ही मनीष भी चाय के ठेले पर अपने मालिक से पूछकर मीना का बनाया हुआ अचार बेचने लगा। अब धीरे धीरे कर मीना का बनाया अचार बढ़िया से बढ़िया बेचा जाने लगा। अब वो एक दिन मनीष से, मनीष बेटा, अब तुम अपनी आगे की पढ़ाई शुरू कर दो ताकि तुम्हें कोई मेरी तरह अनपढ़ ना कहे। मनीष अपनी पढ़ाई शुरू कर देता है
और धीरे धीरे मीना कच्चे आम के साथ साथ नींबू, हल्दी, लहसुन ऐसे अलग अलग अचार बनाना शुरू कर देती है। उसका अब खुद का एक ब्रांड बन चुका था और अब बड़े बड़े मॉल्स में भी मीना का अचार इस नाम से अचार बेचा जाने लगा। उसने कई सारी औरतों को काम पर रख लिया था। मीना ने 6-7 साल में ही उसका खुद का एक घर भी खरीद लिया था और मनीष भी नौकरी ना कर अपनी माँ का ही बिजनेस बढ़ाने लगा। यहाँ दूसरी ओर रागिनी का बेटा सुभाष, जो कि गुस्से वाला और स्वार्थ बुद्धि का इंसान था, जिसे कॉलेज से रस्टिकेट किया गया था, उसने अपने माँ पिताजी को घर से बाहर निकाल दिया। ऊपर से सोहम की कंपनी को भी सिल लग चुका था। सुभाष कई सारी बुरी आदतों में पड़ चुका था। उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी थी। रागिनी और सोहम का घमंड पूरी तरह से चूर चूर हो चुका था। वो पूरी तरह से कंगाल हो चुके थे। एक दिन नौकरी ढूंढते ढूंढते सोहम मीना की कंपनी में आता है। उसे देख मनीष अपने एक वर्कर से, अरे सुनो, वो इंसान यहाँ पर क्यों आया है? सर, हमारे यहाँ मैनेजर की एक पोस्ट खाली है, शायद उसी के लिए इंटरव्यू देने आए हैं। तुम एक काम करो, उसे पूरा दिन वही बिठाओ और सर मीटिंग में है यही बताओ। अब सोहम पूरा दिन बेचैनी से यहाँ वहाँ घूम रहा था कि तभी मीना देखरेख करने के लिए कंपनी में आने के लिए गाड़ी से नीचे उतरती है। उसे गाड़ी से उतरता देख सोहम मन ही मन, अरे ये तो मीना है, और इतनी बड़ी गाड़ी में यहाँ क्या कर रही है? मीना चली आ रही थी। आसपास के लोग उसे प्रणाम कर रहे थे तो उसकी नजर सोहम पर जाती है और उसे देख मीना, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सोहम को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। इतना ही नहीं, उसे पछतावा भी हो रहा था। और तो और मीना को बड़ी गाड़ी से उतरते देख शौक में भी था। अब उसे समझ में आ चुका था कि मीना का अचार किसी और का नहीं बल्कि मीना का ही था। मीना, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। नहीं नहीं जेठ जी, आपने तो मुझे घर से निकाला और एक अच्छा सबक दिया और इसी कारण आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई। मैं तो आपका थैंक्स करना चाहती थी। मैं आपके घर भी आई थी, लेकिन वहाँ पर पता चला कि आपने वो घर किसी और को बेच दिया है। थैंक्स जेठ जी। सोहम जोर जोर से रोने लगता है और हाथ जोड़कर मीना के पैर पकड़कर माफी मांगने लगता है। तो मनीष वहाँ आकर, अरे ये क्या तमाशा चल रहा है इधर? कौन है ये आदमी? इसे तुरंत बाहर निकालो। मनीष बोल ही रहा था कि तभी मीना उसे रोक लेती है और सोहम रोते रोते अपनी सारी बीती बातें बताता है और उन दोनों से फिर से माफी मांगने लगता है। अब सोहम और रागिनी दोनों मिलकर मीना की कंपनी में मजदूर बनकर काम करने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जो चीज चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने से ही मिलती है। जोर जबरदस्ती कर प्राप्त की हुई प्रॉपर्टी हमें कभी काम नहीं आती और एक पढ़ा लिखा इंसान ही एक बड़ा व्यापारी नहीं बन सकता। एक अनपढ़ इंसान भी मन में ठान ले तो मीना की तरह छोटी छोटी चीजें करते करते आसमान को छू लेता है।